जोश में नहीं होश में लाऊंगा, सपना नहीं हकीकत दिखाऊंगा, कामयाबी की कहानी नहीं कामयाबी का रास्ता दिखाऊंगा, अगर है खुद पर यकीन तो शिकार नहीं शिकारी बनाऊंगा। मैं प्रिंस कुमार, आपका मेंटर, आपका कैरियर गाइड, स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ITT आइकन में। तो साथियों, सभी को गुड आफ्टरनून, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने रन के तैयारी के लिए रणनीति को तैयार कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग को मैं बता दूं कि आज क्लास 10th के केमिस्ट्री के सेकेंड लेसन अम्ल, क्षार और लवण, जिसको हम लोग बोलते हैं एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में प्रीवियस 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं उसका ऑब्जेक्टिव को हम लोग कराने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग कॉपी कलम निकाल लेंगे और आज के क्लास को अपने सभी मित्रों को शेयर कर देंगे ताकि आज के क्लास हम लोग स्टार्ट कर पाएँ। और जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि क्लास का सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। तो चलिए आज का हम लोग क्लास फाइनली स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि चूना जल का रासायनिक नाम है, यानी कि निम्नलिखित में चूना जल का रासायनिक नाम क्या है। आप लोग को मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप लोग इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे, कमेंट करिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन था कि चूना जल का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन दिया है बूझा चूना, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कली चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। तो आप लोग इसका कमेंट करिए जवाब, तब तक मैं कुछ बातों को बता देता हूँ। देखिए एक होता है कली चूना, क्या होता है कली चूना, जिसका अणुसूत्र क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaO, और इसका रासायनिक नाम क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नहीं सॉरी केवल ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड होगा ना क्योंकि केवल O है। तो देखिए एक होता है कली चूना जिसका अणुसूत्र होता है CaO और इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। उसके बाद से एक और चूना होता है जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे, दूसरा होता है एक होता है चूना पत्थर, एक को क्या हम लोग बोलते हैं चूना पत्थर, जिसको हम लोग संगमरमर भी कहते हैं। इसका अणुसूत्र होता है CaCO3, इसका रासायनिक नाम होता है भाई साहब कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए ये जो क्लास है आप लोग का टॉपर बनाने वाला क्लास है। देखिएगा आपका एक से बढ़कर एक कंसेप्ट को दूर कर देंगे। देखिए चूना पत्थर जिसको संगमरमर या इसी को हम लोग फरिया भी बोलते हैं, संगमरमर या फरिया भी बोलते हैं, इसका अणुसूत्र CaCO3 होता है, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। और इसी का प्रयोग हम लोग चलिए तो चूना पत्थर संगमरमर या खरिया जिसका अणुसूत्र होता है CaCO3, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। एक और होता है चूना जिसको आप लोग जानते होंगे खखरा चूना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं खखरा चूना या बूझा हुआ चूना, या इसी को हम लोग बोलते हैं चूना जल बोलते हैं, जिसका उपयोग जो होता है दीवारों को सफेदी करने में किया जाता है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि दीवारों को सफेदी करने में किसका उपयोग करते हैं, और इसका अणुसूत्र जो होता है CaOH होल ट्वाइज होता है और इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बोलो इतना पहले समझ में आ रहा है। एक यहाँ पे सबसे पहले मैं बता देता हूं कि एक होता है कली चूना जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अणुसूत्र होता है CaO। एक होता है चूना पत्थर जिसको हम लोग संगमरमर या
खरिया या कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, जिसका अनुसूत्र होता है CaCO3। एक होता है भखरा चूना, जिसको बुझा हुआ चूना कहते हैं, इसी को चूना जल कहते हैं। इसका जो काम है दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है, और इसका अनुसूत्र होता है CaOH और इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पहले इतना बात कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो पहले बोलो यस सर, ताकि आज के हम लोग क्लास को और आगे बढ़ाए। तो देखिए अब आते हैं लोग, क्वेश्चन क्या कर रहा था। क्वेश्चन कर रहा था भाई कि चूना जल का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे चूना जल को बुझा हुआ चूना या भखरा चूना भी कहते हैं, और यहाँ पे बुझा हुआ चूना है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि बुझा हुआ चूना होगा, तो नहीं भाई, यह इसका रासायनिक नाम नहीं है। इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, चूना जल का रासायनिक नाम क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी। बताइए, कंटेंट मिल रहा है? आज कंटेंट का मेला लगा देंगे। बस आपका काम है सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दबा के कमेंट करिए और अपने सारे मित्रों को शेयर कर दीजिए। तो चलिए फिर एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन दिया है कि चूना जल का रासायनिक नाम क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बता दिया कि कली चूना, जिसका जो अनुसूत्र होता है CaO होता है, इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। एक होता है चूना पत्थर खरिया या संगमरमर, जिसका अनुसूत्र होता है CaOCO3 होता है, इसे कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। और अगला आता है एक भाखरा चूना या बुझा हुआ चूना, जिसको चूना जल कहते हैं। इसका जो उपयोग किया जाता है दीवारों को सफेदी करने के लिए में किया जाता है, और इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अनुसूत्र होता है CaOH। और क्वेश्चन पूछ रहा था चूना जल का रासायनिक नाम क्या है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि बुझा हुआ चूना को ही तो चूना जल कहते हैं, तो दोनों तो सिमिलर है। लेकिन यहाँ पे माय डियर आपसे रासायनिक नाम पूछा जा रहा है, तो रासायनिक नाम तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ना होता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। बोलो मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अब आइए फिर एक अच्छा क्वेश्चन आ गया है, इसका भी आप लोग क्या करिए, जवाब जो है कमेंट करिए। तब तक इसका भी कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए एक क्वेश्चन पर मेरा प्रयास है कि 5-10 क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो जाए। देखिए निम्नलिखित में कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है। देखिए क्लास में ऑब्जेक्टिव कराने पर क्या है, समय का प्रॉब्लम रहता है, जिस कारण से हम लोग ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे भरपूर समय है, यहाँ पे हम लोग एक से बढ़कर एक मैराथन क्लास भी लेंगे। बहुत जल्द हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी आने वाले हैं लोग, मेरा पूरा टीम। तब तक आप लोग सपोर्ट करिए कि चैनल मोनेटाइज हो जाए और अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करने में सहायता करिए। चलिए तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है। तो सबसे पहले आप लोग का इसका कुछ कंसेप्ट बता देते हैं। देखिए जो ग्लोबल जो लवण है, यह सोडियम सल्फेट का डी का हाइड्रेट रूप है। यानी कोई कहेगा ग्लोबल लवण क्या है, तो बोलिएगा ये सोडियम सल्फेट का डीका हाइड्रेट रूप है। समझ में आ गया? ग्लोबल लवण क्या है? यह सोडियम सल्फेट का डीका हाइड्रेट रूप है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब इसके बाद से इसका अन्य नाम क्या है? मीरा विलिट है। समझ गए? और इसका जो अनुसूत्र होता है बाबू Na2SO4 10H2O होता है। तो आप लोग का क्वेश्चन क्या कर रहा था कि निम्नलिखित में कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है। तो देखिए कोई कहेगा ग्लोबल लवण है क्या भाई, तो ग्लोबल लवण यह सोडियम सल्फेट का डीका हाइड्रेट रूप है। इसका मिराविलेट भी कहते हैं इसे। समझ में आ गया? और इसका अनुसूत्र होता है Na2SO4 10H2O। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि निम्नांकित में संश्लेषित सूचक है। निम्नलिखित में या निम्नांकित में संश्लेषित सूचक कौन है? तो
इसका ऑप्शन दिया है हल्दी, लाल पत्ता गोभी, मेथिल ऑरेंज, और यहाँ पे मिक्स टाइप में हो गया है, लटमस पत्र नहीं होगा, लिटमस पत्र होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करिए, तब तक इसका कुछ मैं एक्स्ट्रा बातें बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग को पता होगा कि सूचक का सामान्य अर्थ होता है सूचना देने वाले। सूचक का सामान्य अर्थ क्या होता है? सूचना देने वाले, यानी सूचना देने वाले को क्या बोलते हैं? सूचक बोलते हैं। अब बात आता है कि सूचक क्या है। तो आप लोग को पता है कि वे पदार्थ जो अम्ल या क्षार की उपस्थिति का, जो अम्ल या क्षार की उपस्थिति का पता लगाता है, उसे क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। पहले दो गो पॉइंट आपको क्लियर हुआ। सूचक क्या होता है? तो सूचक का समान अर्थ होता है सूचना देने वाले, यानी कि वे पदार्थ जो अम्ल या क्षार की उपस्थिति का पता लगाता है, उसे क्या बोलते हैं? सूचक बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं भाई? सूचक बोलते हैं। अब आगे इसमें हम लोग देखेंगे, कि इसके लिए एक आप लोग को डायग्राम क्लास में बनवाया गया था कि जो सूचक होता है, सूचक तो मुख्यतः दो प्रकार का होता है, लेकिन आप लोग को मैं 3 प्रकार का डायग्राम में लिखूंगा। आप लोग को प्रकार का लिखूंगा? 3 प्रकार का लिखूंगा, ध्यान से समझेंगे। तो सूचक होता है वो आपका 3 प्रकार का होता है। बेसिकली जो होता है सूचक 2 प्रकार का होता है। 3 प्रकार के कौन कौन? तो एक को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक सूचक। क्या होता है? प्राकृतिक सूचक। दूसरा होता है संश्लेषित सूचक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मानव निर्मित सूचक भी कहते हैं। तीसरा आता है गंधीय सूचक। यानी कि हम लोग 3 गो सूचक पढ़ेंगे, संश्लेषित सूचक, प्राकृतिक सूचक और गंधीय सूचक। अब बात क्लियर होता है कि प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं? तो जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है, जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं? प्राकृतिक सूचक। और जो मानव द्वारा प्राप्त होता है या मानव द्वारा बनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? संश्लेषित सूचक। अब ऐसा सूचक जो गंध से, या जिसे गंध से पता लगाया जा सके, उसे क्या बोलते हैं? गंधीय सूचक कहते हैं। यानी कि सूचक आपका मुख्यतः 2 ही प्रकार का होता है, लेकिन मैं आप लोग को 3 प्रकार के बताया है सूचक: प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक और गंधीय सूचक। जो प्राकृतिक सूचक का होता है, जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है उसे प्राकृतिक सूचक, जो मानव द्वारा प्राप्त होता है उसे संश्लेषित सूचक, और जो गंध से पता लगाया जा सकता है उसे गंधीय सूचक कहते हैं। पहले बोलो, समझ में आया? अब बात आता है प्राकृतिक सूचक में आता है लिटमस पत्र। क्या आता है? लिटमस पत्र आता है। उसके बाद से लाल पत्ता को भी आता है, लाल पत्ता गोभी आता है। तीसरा हल्दी आता है, ठीक है। और मानव निर्मित में क्या आ जाएगा? मेथिल ऑरेंज हो जाएगा। उसके बाद से एक होता है फिनोल्फथालीन, क्लियर है। गंधीय सूचक में आ जाता है प्याज, आ जाता है प्याज, आ जाता है क्या आ जाएगा? और प्याज के बाद से क्या आ जाएगा? लहसुन आ जाएगा। उसके बाद से वेनिला का रस आ जाएगा, वेनिला का रस हो जाएगा। उसके बाद से लवण भी हो जाएगा, लौंग जिसको लौंग बोलते हैं। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है सूचक को हम लोग 3 भागों में डिवाइड कर दिए हैं: प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक और गंधीय सूचक। जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है उसे प्राकृतिक सूचक, जो मानव द्वारा प्राप्त होता है उसे मानव निर्मित सूचक, और गंध से जो पता लगाया जाता है उसे गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है लिटमस पत्र, पत्ता गोभी और हल्दी, और मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फथालीन, और प्याज, लवण, लहसुन, वेनिला का रस, ये सब क्या है? गंधीय सूचक है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था भाई कि निम्नलिखित में प्राकृतिक सूचक कौन है?
अभी मैंने बताया है, सॉरी संश्लेषित सूचक पूछ रहा है ना। और निम्नलिखित में कौन संश्लेषित सूचक? अब हल्दी, हल्दी तो आपका प्राकृतिक सूचक है तो ये नहीं होगा। लाल पत्ता गोभी यह भी आपका क्या है, प्राकृतिक सूचक है, यह भी नहीं होगा। लिटमस पत्र भी आपका प्राकृतिक सूचक है, यह भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मेथिल ऑरेंज। बताइए क्लास कैसा लग रहा है, एक बार दबा के शेयर कर दीजिए और बताइए, कमेंट करिए कि क्लास कैसा लग रहा है। क्लास कैसा लग रहा है कमेंट करिए आप सभी। देखिए हम इतना बेटर कंटेंट आप लोग को ढूंढ कर ला कर पढ़ा सकते हैं, तो आप लोग का भी थोड़ा सा दायित्व है कि और मेहनत करिए, शेयर कर दीजिए। कहा जाता है लगा दो आग पानी में जवानी, उसे कहते हैं छीन लो कहानी सिलेक्शन, सॉरी छीन लो सिलेक्शन कहानी, उसे कहते हैं। समझ गए? तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस्त का, देखिए यहाँ पे मिस टाइपिंग हो गया है, किस पीएच मान वाला विलियन सबसे अधिक क्षारीय होगा? किस क्षारीय होगा? क्षारीय होगा, यानी क्वेश्चन है कि किस पीएच मान वाला विलियन सबसे अधिक क्षारीय होगा। तो आइए इसके बारे में तो आप लोगों को भली बात ही पता होगा, लेकिन फिर मैं थोड़ा सा बता दें। देखिए पीएच का जो फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। इसका जो खोज था सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया। पीएच स्केल क्या है? तो किसी विलियन की अम्लीयता या क्षारीयता को मापने के लिए जिस स्केल का उपयोग करते हैं उसे पीएच स्केल कहते हैं। अब पीएच स्केल में आप लोगों ने देखा था कि यह 0 से लेकर 14 तक होता है, और 7 जो होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है। और 7 से इधर बढ़ेंगे तो क्या होगा? अम्लीयता बढ़ेगा। समझ में आ गया? और 7 से ऊपर बढ़ेंगे तो क्या बढ़ता है? क्षारीयता बढ़ेगा। तो ये इसी पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे किस पीएच मान विलियन का सबसे अधिक क्षारीय होगा। तो यहाँ पे तो 5 जो होता है वो तो आपका क्या होता है? अम्लीय होता है। 10 यह भी आपका क्या होता है? क्षारीय होता है। 11 यह भी आपका क्या होता है? क्षारीय होता है। और pH 8 यह भी क्या होता है? आपका क्षारीय होता है। लेकिन डिफरेंस क्या, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सबसे अधिक क्षारीय। तो अभी मैंने बताया कि 7 से ऊपर जितना ऊपर हम लोग बढ़ते हैं क्षारीयता उतना ही अधिक होता है। तो 7 से 8 होता है, 8 से 10 आगे होगा, 10 से 11 होगा, तो सबसे अधिक क्षारीय क्या होगा? pH 11, यानी कि इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, pH 11। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका कि जिप्सम का सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र। देखिए ऑप्शन दिया है, सॉरी क्वेश्चन दिया है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ऑप्शन दिया है FeSO4 7H2O, CaSO4 12H2O, CaSO4 5H2O, CaSO4 2H2O। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि जिप्सम के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। हालांकि जिप्सम के बारे में आप लोग को पता होगा कि जिप्सम एक प्रकार का लवण है जिसका अणुसूत्र क्या होता है? SO4 2H2O होता है। और जिप्सम को क्या करते हैं? गर्म करते हैं उच्च ताप पर, तो इससे क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। क्लियर है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CaSO4 2H2O। देखिए इसका राइट आंसर किस में दिया है? 7 12 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो एक बार दबा के शेयर कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले को लाल कर देगा? नीले को क्या कर देगा? लाल कर देगा। तो आइए हम लोग थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट जल्दी, पहले ऑप्शन बता देते हैं। दिया है अम्ल, फस, लवण, इनमें कोई नहीं। क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन है, जलीय, यहाँ पे विलयन में गलत लिखा है लो, जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो आपका इसके लिए ये ऑप्शन दिया है, इसका राइट आंसर आप लोग दीजिए, तब तक मैं कुछ कंसेप्ट बता। देखिए आप लोग को पढ़ाया गया है कि जो क्या होता है, जो अम्ल होता है वो क्या करता है?
नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। जो भस्म जो होता है वो क्या करता है, वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इसके लिए मैंने क्लास में प्रैक्टिकल भी कराया था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जलीय विलयन पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीले को लाल कौन करेगा, अम्ल। तो ऑप्शन क्या दिया है, ए में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बोलो समझ में आ रहा है, बोलिए एक बार। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सबसे प्रबल अम्ल है। तो निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल कौन है, क्या है, HF, HCl, HBr, HI। तो सबसे पहले आप लोग को मैं बता दूं, प्रबल अम्ल और एक दुर्बल अम्ल। देखो प्रबल अम्ल को ही सबल अम्ल भी कहते हैं, आपको कंफ्यूजन के लिए दिया गया है। प्रबल अम्ल को ही हम लोग सबल अम्ल भी कहते हैं। तो देखो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, जो अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं, प्रबल। तो अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है उसे क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल। और जो अल्प मात्रा में कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है उसे दुर्बल। तो कह रहा है ऑप्शन दिया है HF, HCl, HBr और HI। तो कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सबसे सबल अम्ल है। सबल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल भी कहते हैं। एक दुर्बल होता है। तो प्रबल अम्ल का जो उदाहरण होता है वो आपका क्या होता है, HCl होता है। क्या होता है, HCl होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे आगे हम लोग बढ़ते हैं, अम्ल का जलीय विलयन। अम्ल का जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है, यानी अम्ल का जलीय विलयन, अम्ल का जलीय विलयन कौन सा उत्पन्न होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोजन आयन, H2O आयन और H2O ऋणात्मक आयन। इसमें क्या हो जाएगा, धनात्मक धन आयन। तो अम्ल का जो जलीय विलयन होता है, अम्ल तो अरहेनियस के द्वारा अम्ल का परिभाषा पढ़े होंगे कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, इसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। तो अम्ल का जलीय विलयन कौन सा उत्पन्न करेगा, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या, जिसको हम लोग ड्राई आइस को भी दे देता है। ड्राई आइस के नाम से किसे जाना जाता है। तो ऑप्शन दिया है CO, CO2, H2O, H2O2। तो ऑप्शन दिया है CO2, H2O और H2O2। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका आप लोग आंसर कमेंट करिएगा या मैं बता दूं। आप लोग जल्दी से कमेंट करिए कि शुष्क बर्फ का, आप लोग इसका कमेंट करिए कि शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चलिए मैं ही इसका राइट जवाब बता देता हूं। कोई मैसेज किया, क्वेश्चन है शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम या अणुसूत्र क्या है। तो चलिए शुष्क बर्फ का जो रासायनिक सूत्र होता है, देखिए दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और H2। तो शुष्क बर्फ का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका होता है CO2 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम लोग शुष्क बर्फ भी कहते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए अब यहाँ पे फिर एक आपको क्वेश्चन पूछ दिया है, जबरदस्त वाला। देखिए कह रहा है कि यसद पुष्प क्या है। भाई साहब यसद पुष्प क्या है। ऑप्शन दिया है ZNO, ZnCl2, ZnSi2, ZnSO4। तो इसका राइट जवाब आप लोग कमेंट करिए, तब तक इसके बारे में भी मैं फिर बता देता। देखो एक होता है जिंक ऑक्साइड, ये क्या होता है, जिंक ऑक्साइड होता है, जिसका अणुसूत्र क्या होता है, ZnO। यह कैसा होता है, तो सफेद चूर्ण। ZnO क्या है,
यह सफेद चूर्ण है जो क्या होता है, जो जल में अविलेय होता है, जल में घुलता नहीं है। क्लियर है? इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, यशद पुष्प कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यशद पुष्प कहते हैं, या फिलोसफर उल कहते हैं, या इसी को हम लोग विलोस्फर कहें, फिलोसफर को ही विलोस्फर उल भी कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है यशद पुष्प किसे कहते हैं, तो देखो जिंक ऑक्साइड को ही यशद पुष्प के नाम से जाना जाता है, या फिलोसफर उल के नाम से जाना जाता है। तो जिंक ऑक्साइड एक क्या है, का अनुसूत्र जेडेन होता है, यह सफेद चूर्ण है जो जल में अविलेय होता है, इसे यशद पुष्प भी कहते हैं, इसको विलोस्फर उल भी कहते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है CaOCl2 का प्रचलित या साधारण नाम क्या है। तो CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है, तो आइए इसके बारे में सबसे पहले ऑप्शन बता देते हैं। इसको दिया है कैल्शियम क्लोरोऑक्साइड, क्योसिन, विरंजक चूर्ण और आयोडीन। आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट करिए, तब तक इसके बारे में कुछ हम बता देते हैं। देखिए कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो यह एक क्या है, तो यह एक अकार्बनिक, क्या है, एक अकार्बनिक यौगिक है। ये OCl2 क्या है, यह एक अकार्बनिक यौगिक है। इसका रासायनिक नाम जो होता है, रासायनिक जो नाम होता है वो क्या होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। यह क्या है, यह सफेद बेरोदार ठोस है, यह सफेद बेरोदार ठोस है। इसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं, या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं। और इसी को ही हम लोग विरंजक चूर्ण बोलते हैं, और इसी हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। समझ में आ गया, कुछ समझ में आ रहा है? यानी कि विरंजक चूर्ण को ही ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। यह एक अकार्बनिक यौगिक है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और यह एक सफेद बेरोदार। तो आइए यहाँ पे पूछ रहा था CaOCl2 का प्रचलित नाम या साधारण नाम क्या है, तो विरंजक चूर्ण। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए समझ में आ रहा है, क्लास कैसा लग रहा है, आप सभी थोड़ा सा कमेंट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्टार्च की उपस्थिति का जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है, किस विलयन का उपयोग होता है। तो स्टार्च की मौजूदगी के जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है। ऑप्शन दिया है आयोडीन, सेफ्रोनिन, क्योसिन, मेथिलीन ब्लू। तो आपको पता है स्टार्च की उपस्थिति के जांच के लिए आयोडीन का घोल जरूरत पड़ता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो कि आप लोग देखते ही बना देंगे। यह है दांत के कठोरतम भाग को क्या कहते हैं। दांत के कठोरतम भाग को क्या कहते हैं, डेंटाइन, इनामेल, मज्जा गुहा, केनाइन। तो दांत के सबसे कठोरतम भाग को इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं, इनामेल। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही आसान है। दूध से दही बनने में निम्नलिखित में कौन सा अभिक्रिया होती है। दूध से दही बनने में निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होती है। तो अपघटन अभिक्रिया, किण्वन अभिक्रिया, उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण। राइट आंसर आप लोग ही कमेंट करेंगे, नहीं तो मैं तो करूंगा ही करूंगा। तो सबसे पहले आप लोग को मैं बता दूं, एक बात कहा जाता है, तो जिंदा है और जिंदगी के नाक में दम कर दो। तो जिंदा है और जिंदगी के नाक में दम कर दो। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
इसका राइट आंसर हम लोग देखते हैं क्या होगा। तो देखिए कह रहे हैं कि दूध से दही बनने में निम्नलिखित में कौन सा अभिक्रिया होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किण्वन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नांकित में कौन प्रबल क्षारक है। तो दिया है NaOH, CuOH होल ट्वाइस, Na4OH और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आप लोग को एक अम्ल और क्षार को भी पहचानने में दिक्कत हो जाता है। आप लोग को अम्ल और क्षार पहचानने के लिए, खासकर क्षार पहचानने के लिए मैं दो कंसेप्ट दे देता हूँ, याद रखिएगा। इसके लास्ट में हाइड्रोक्साइड आयन लगा रहता है, समझिए क्षार है, या जिसके लास्ट में हाइड्रोक्साइड आयन लगा रहता है उसको समझिए क्षार है। नहीं तो जो धातु की ऑक्साइड होगा, धातु की ऑक्साइड जैसे में Zn क्या है, धातु है, तो धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं, और अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, अम्लीय। तो ये दो कंसेप्ट है क्षार पहचानने के लिए। जिसके लास्ट में OH लगा है तो वो क्षार है, या जिसके लास्ट में O लगा है वो तो अम्ल है। लेकिन कंफ्यूजन है, अगर अधातु है O लगा है यानी अधातु की ऑक्साइड है तो अम्ल है, अगर धातु की ऑक्साइड है तो वो क्या है, क्षार है। समझ में आ गया। तो आइए हम लोग प्रश्न पर आते हैं कि निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक है। तो प्रबल क्षारक का क्या होता है कि जो अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन क्या करता है, प्रदान करता है, उसे क्या बोलते हैं, जो अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। क्लियर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 का है ऑप्शन नंबर ए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जो कि आगे मैं बता दिया हूं, ये आसानी से आप लोग बना लेते हैं। निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक कौन है। तो दिया है फेनॉल, नेफ्थलीन, हल्दी, मेथिल ऑरेंज, इनमें से कोई नहीं। तो भाई साहब आपको तो मैंने बताया था अभी कुछ पहले कि यह आपका प्राकृतिक सूचक है। जब भी आपका प्राकृतिक सूचक है, हल्दी जो है, सॉरी गड़बड़ आ गई, फेनोल्फथालीन जो है यह आपका मानवीय या संश्लेषित सूचक है। मेथिल ऑरेंज भी संश्लेषित सूचक है। आपका हल्दी क्या है, प्राकृतिक सूचक। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आइए सबसे पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा कहते हैं। क्या बोलते हैं लोग, कास्टिक सोडा। CaCO3 को क्या कहते हैं लोग, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। क्लियर है। और ये थे Na2CO3 को हम लोग क्या कहते हैं, Na2CO3 को क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट इसको भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई साहब, सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग धोने वाला सोडा भी कहते हैं। ठीक है। और एक बच गया NaCl को हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। और आप लोग को पता है कि सोडियम क्लोराइड को ही क्या कहते हैं, साधारण नमक। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। खाने वाला सोडा, भाई साहब खाने वाला सोडा को भेज दो। देखिए खाने वाला सोडा एक दिया है कि खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखो क्या दिया है, सबसे पहले दिया है Na2CO3। तो Na2CO3 को हम लोग अभी बताया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होने वाला सोडा या सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। क्लास समझ में आ रहा है आप सभी को। NaH इसको सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड कहते हैं। अब एक है सोडियम NaHCO3 को देखिएगा ध्यान से, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं।
यानी कि NaHCO3 को क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बन। अभी भी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो सब में सोडे लागल बा, एक है सोडियम कार्बोनेट, एक है सोडियम बाइकार्बोनेट, एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो आप लोग को कंफ्यूजन होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए एक बहुत ही मजेदार ट्रिक आप लोग को बता देते हैं। तो देखिए, जब भी बात आएगा खाने वाला सोडा, धोने वाला सोडा, तो एक ही को ट्रिक आपको याद रखिएगा कि जो बाई मतलब खाई, बहुत ही मजेदार ट्रिक है। बाई मतलब खाई, अगर ना खाई, अगर ना खाई तो का होई मर्दे, ना खाई तो अरे मर्दे धोआई। समझ में आ गया। और जब भी आएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, तो मतलब बाई मतलब वो जइया बबुआ खाई, यानी कि खाने वाला सोडा, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, खाने वाला सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। तो आज आप लोग को एक मजेदार ट्रिक मिला कि बाई मतलब खाई, अगर ना खाई तो मर्दे धोआई। समझ में आ गया ना। तो जब भी बात आएगा सोडियम बाइकार्बोनेट का तो खाने वाला सोडा, और सोडियम कार्बोनेट का तो धोने वाला सोडा। समझ में आ गया। आई थिंक हमारे देखने से आप लोग लाइव में कभी भी नहीं भूल सकते हैं, हमारे क्लास में भूलना मना है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अभी मैंने कुछ देर पहले एक कंसेप्ट बताया था, आप लोग को कंसेप्ट बताया था कि नीले को जो लाल कर देता है हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ल कहते हैं। जो लाल से नीला कर देता है उसे क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। तो नीले लिटमस पत्र को लाल कौन कर देता है, अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। अगला है ओइक, एस्टियरिक और पामिटिक कैसे अम्ल है। ऑप्शन दिया है न्यूक्लिक अम्ल, एमिनो अम्ल और वसीय। तो देखिए, ओइक अम्ल, एस्टियरिक अम्ल और पामिटिक अम्ल, ये तीन को ऐसा अम्ल है जिसका उपयोग हम लोग साबुन या वगैरह बनाने में करते हैं। तो यह एक वसीय अम्ल है, वनस्पति अम्ल भी इसको कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अब आगे फिर आ गया बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर एक क्या है, मिश्रण है। तो कह रहे हैं बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है। तो ऑप्शन आप लोग देखेंगे दिया है NaCO का और NaHCO3 और एसिटिक अम्ल का, KOH होल ट्वाइज N का और NaHCO3 और टार्टरिक अम्ल। तो बेकिंग पाउडर जो होता है वो होता है NaHCO3 और टार्टरिक अम्ल का होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला कि निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है। अभी इसके लिए पहचाने के लिए मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, पहले आइए देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है। तो SO2, NO2, P2O3 और Na2O। तो इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है। तो मैं आप लोग को बता देता, अभी मैंने बताया था क्षारीय ऑक्साइड का मतलब क्या, कि अगर धातु के साथ इसका क्या हुआ है धातु के साथ, जिस धातु के ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं, और अधातु के ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। यहाँ पे धातु क्या है, सोडियम है, तो इसलिए सोडियम के ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, क्षारीय ऑक्साइड। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था। अब अगला है कि निम्नांकित में कौन प्राकृतिक, अभी मैंने अभी कुछ देर पहले कराया था, ये रिपीट हो गया है। देखिए ऑप्शन दिया है हल्दी, मेथिल ऑरेंज, फेनॉल, फेथिलीन। तो जो है ये थे मेथिल ऑरेंज है, ये आपका मानवीय है। फेनॉल फेथिलीन जो होता है ये भी मानवीय है। ये आपका हल्दी है, वो आपका प्राकृतिक। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होना चाहिए। तो अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है बाबू 5.6, 5.6 से कम, 5.6 से अधिक और 7। तो यानी कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो आप लोग को पता है कि 5.6 से क्या होता है, कम होता है। देखिए जब भी पीएच मान की बात होता है, थोड़ा सा एक दो इधर उधर मिलता है,
तो इससे आप लोग कंफ्यूज मत होइए, बात वही है। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है, तो 5.6 से कम होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अगर आपसे कोई पूछता है नींबू का पीएच मान कितना होता है, तो नींबू का पीएच मान कितना होता है, तो कितना होता है आप लोग मैसेज करिए। नींबू का पीएच मान कितना होता है आप लोग मैसेज करिए। चलिए इसके लिए भी एक मज़ेदार आप लोग को मैं ट्रिक बता देता हूँ। एगो गाना था बहुत पुराना, आप लोग दिल पर ना लीजिएगा, बस आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये छोटी एगो नींबुआ, सॉरी एगो मिर्चा, 2-4 गो नींबू लटकाल चोटी में। एगो मिर्चा और 2-4 गो नींबुआ लटकाल चोटी में ये छोटी, यानी कि नींबू का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 2.4 होता है। क्लियर है। उसके बाद से अगर बात किया जाए जल वगैरह का, तो एक इसके लिए भी मज़ेदार आप लोग किस सुने होंगे, 7 समुंदर मार में 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे, यानी कि समुद्री जल या जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, या शुद्ध जल का भी कितना होता है, 7 होता है। चलिए पीएच मान के लिए भी एक दिन में क्लास लूंगा, इस पे पूरे मजेदार ट्रिक के साथ ही आपको याद करा दिया जाएगा। चलिए आगे है अम्ल का पीएच मान होता है। अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले कि अम्ल का पीएच मान कैसे होता है, तो 7 से कम, 7 से अधिक, 7 और 14। भाई 14 जो होता है सबसे, तो 14 जो होता है सबसे क्या होता है, क्षारीय होता है, सबसे क्षारीय होता है। 7 जो होता है उदासीन होता है। 7 से अधिक क्या होता है, क्षारीय होता है। और 7 से कम क्या होता है, अम्लीय होता है। और पूछा क्या गया है कि अम्ल का पीएच मान, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 से कम। तो चलिए क्लास कैसा लगा आप सब एक बार जरूर कमेंट करें, और आप लोग को बेनिफिट लगा तो जरूर कमेंट करिए, ताकि हम लोग को एक हौसला मिले। आप लोग के लिए सारा क्लास बिल्कुल फ्री में हम लोग व्यवस्था करा पाए। तो आज के लिए लेते हैं ब्रेक, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको मैं कल क्लास में कराऊंगा। तब तक के लिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए। मिलते हैं नन्हे से ब्रेक के बाद। दैट्स ऑल। जय हिंद।